सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो है एचडीएफसी बैंक की पूरी एनालिसिस के ऊपर कि एचडीएफसी बैंक के फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल्स कैसे हैं, स्टॉक का प्राइस जो है वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, इतने साल हो गए। अगर किसी के होल्डिंग में है वो स्टॉक तो वो उसी लेवल पे है अभी तक। ज़्यादा कुछ गेन उसको पिछले 3 सालों में नहीं दिख रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है एचडीएफसी बैंक के साथ, तो आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर के ऊपर। तो अगर आपकी होल्डिंग में है या आप एचडीएफसी बैंक बाय करने का सोच रहे हो तो ये एनालिसिस वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने अभी फिलहाल एचडीएफसी बैंक का टेक्निकल चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करके रखा हुआ है। तो ये फिलहाल के लिए कंडीशंस के हिसाब से मार्केट ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अगर मैं इसको वीकली करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी टाइम से ये एक जोन में घूम रहा है। ये स्टॉक पर्टिकुलर इस रेंज में है, ये स्टॉक राइट, जो कि है अराउंड 1200 से 1700 का लेवल। तो अगर किसी ने यहाँ पे भी परचेज किया होगा एक एट द लोएस्ट लेवल ऑफ दिस जोन, अभी तक उसको 30-35% का ही गेन दिख रहा होगा अगर उसने 2020 दिसंबर के आसपास से भी होल्ड किया है तो भी। तो स्टॉक का प्राइस पिछले 3 सालों में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है यहाँ पे। अगर आप लोएस्ट पॉइंट से भी देखेंगे यहाँ पे, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट सिर्फ और सिर्फ 29% रिटर्न, वो भी 1386 डेज में, यानी कि 3 ईयर्स से ज्यादा होने को आ गया मेरे मेरे हिसाब से। तो क्या फंडामेंटल्स वीक है, बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए शेयर प्राइस ऐसा है, इशू क्या है? तो चलिए पहले फंडामेंटल्स पे देखते हैं कि बिजनेस में कोई इम्पैक्ट है क्या, बिजनेस में कोई गिरावट है जिस वजह से स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा रहा है। बिजनेस में कोई डाउनग्रेड आ रहा है क्या, बिजनेस सेल्स अच्छी नहीं हो रही है क्या, प्रॉफिट नहीं हो रहा है क्या? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं तो 12,093 सॉरी 12,93,000 करोड़ यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप है। थर्ड लार्जेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। एचडीएफसी बैंक जो है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थर्ड लार्जेस्ट वैल्यूएशन वाला स्टॉक है। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं 16.9, विच इज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर दिस काइंड ऑफ लार्ज कैप स्टॉक। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद 17% का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देख सकते हैं 10 का है, बट स्टॉक का पी 19 का है। तो स्टॉक का पी अगर हम उसके ही मीडियन पी से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडियन पी है इसका 21 का, एंड स्टॉक का पी अभी फिलहाल चल रहा है 19 का, यानी कि इट इज स्लाइटली अंडर वैल्यूड और यू कैन से फेयरली वैल्यूड। यहाँ पे आप देख सकते हो पीईजी रेशियो है 0.83 का। तो पीईजी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, यानी कि उसमें ग्रोथ का जो पोटेंशियल है उस हिसाब से ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो अगर 0.5 से जी नीचे रहता है तो वो अंडर वैल्यूड कंसिडर किया जाता है, 0.5 से 1 रहता है तो उसको फेयरली वैल्यूड कंसीडर किया जाता है, एंड 1 से अबव या 2 से अबव रहता है तो वो ओवर वैल्यूड के जोन में रहता है स्टॉक, जिसका पीजी रेशियो रहता है एक या दो के ऊपर। तो यहाँ पे 0.83 है, यानी कि इसका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है वो फिलहाल फेयरली वैल्यूड है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जाते हैं, देखते हैं कि सेल्स वगैरह कैसे चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021, मैं 2020 दिसंबर से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सितंबर 2021 से क्वार्टरली रिजल्ट्स अवेलेबल, तो हम वहां पे चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं कि बिजनेस में क्या ग्रोथ आ रही है। तो 31,000 करोड़ था 2021 में सेल्स, उसके बाद हुआ 38,000 करोड़, उसके बाद हुआ डायरेक्टली 67,000 करोड़, एंड फिलहाल ये वाले क्वार्टर में लेटेस्ट 74,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स किया है कंपनी ने विद इन अ क्वार्टर। लार्जेस्ट नंबर्स है बिकॉज लार्जेस्ट कंपनी है वन ऑफ द इन इंडिया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 8,800 करोड़ था सितंबर 2021 में, उसके बाद हुआ 10,000 करोड़, उसके बाद हुआ 15,000 करोड़, एंड राइट नाउ इट इज 16,800 करोड़। तो यहाँ पे ग्रोथ तो दिख रही है, अच्छी खासी ग्रोथ हुई है 2021 से लेकर 2024 तक की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, चीजें काफी सही चल रही है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो 2021 में 1,20,000 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद 1,27,000 करोड़ हुआ, 1,61 हुआ, 2,58 हुआ 2024 में, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 2,89,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स का नंबर दिखाया जा रहा है।
प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे तो 31,000 करोड़ था 2021 में, 36 हुआ, 44 हुआ, 60 हुआ, एंड राइट नाउ इट इज कंसिडर्ड 65,000 करोड़ हो सकता है ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट, विच इज हाईएस्ट एवर। 2021 से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो 2021 से 2024 तक में भी 31,000 करोड़ से यहाँ पे आप देख सकते हो 31,000 करोड़ से यहाँ पे 60,000 करोड़, यानी कि प्रॉफिट इज डबल। 1,20,000 करोड़ से सेल्स हो गया 2.5 लाख करोड़, इट मीन्स सेल्स भी हो गई डबल। तो स्टॉक प्राइस क्यों नहीं डबल हो रहा है 2021 के प्राइस पे ही क्यों है अभी तक स्टॉक का प्राइस, राइट? आप भी यही सोच रहे होंगे अगर किसी के पास होल्डिंग में ये स्टॉक है तो यहाँ पे एक बार इन्वेस्टर्स में नजर मारते हैं कि इन्वेस्टर जो जिनके पास हमसे कई ज्यादा गुना वैल्यूएशन के उनके पास होल्डिंग्स है इस कंपनी के, तो उनका भी स्टॉक तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। उनकी जो होल्डिंग में पड़ा हुआ है एचडीएफसी बैंक का शेयर, तो वो भी तो उनको रिटर्न जनरेट करके नहीं दे रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे जीरो है, सारा का सारा एफ एंड डी के पास है इसकी होल्डिंग। तो एफ की देखिए तो 48% होल्डिंग है, डी की 35% होल्डिंग है, तो 48% यानी कि क्लोज टू 50%। तो यहाँ पे मार्केट कैप कितना था? मार्केट कैप था 12,93,000 करोड़। अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो 6 लाख करोड़ के आसपास की होल्डिंग एफ की है इस स्टॉक में, राइट? 6 लाख करोड़ की होल्डिंग उनकी, 3 साल से उसने कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। 6 लाख करोड़ के ऊपर उन्होंने कोई रिटर्न जनरेट करके नहीं लिया अपने कैपिटल के ऊपर, तो क्या उनको टेंशन नहीं है? उनको इस बात से प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है कि उनकी इतनी बड़ी होल्डिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है पिछले 3 सालों से? 1-2 साल की बात नहीं है, 3 साल हो गए, राइट? क्योंकि काफी ज्यादा वेट हो गया मेरे हिसाब से रिटेलर्स के लिए। तो देखिए कैसा है कि जिनके हाथ में पावर है वो ही स्टॉक को ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, जो एफ होते हैं, जो डी होते हैं। तो बिजनेस काफी अच्छा इंप्रूव कर रहा है, बिजनेस में कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे एफ और डी की होल्डिंग भी काफी ज्यादा है, स्ट्रांग है। पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ 16% की पब्लिक की होल्डिंग है, तो इतना कुछ कंसिडरेबल नहीं है। यानी कि 12 लाख करोड़ का अगर 10% 15% निकालू तो अराउंड 1.5 लाख करोड़ के आसपास आ रहा है, 1.25 लाख करोड़। तो उतने की होल्डिंग जो है वो रिटेलर्स के पास है। तो यहाँ पे एफ एंड डी का जो बिजनेस होता है वो दूसरे का पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो उन्होंने भी तो दूसरे का पैसा लिया है, वो तो कमीशन बेस पे अपना इनकम जनरेट करते हैं एफ एंड डी। तो जो रिटेलर्स उनको एसआईपी करके पैसा देते हैं या बड़े बड़े एच अपना पैसा देते हैं मैनेज करने के लिए, तो वो पैसा मैनेज करते हैं एंड इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, राइट? तो उनको भी उस पर रिटर्न जनरेट करके दिखाना होता है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो क्या एफ एंड डी रिटर्न जनरेट करके नहीं दिखा पा रहे हैं उनको, बिकॉज एचडीएफसी बैंक का शेयर तो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये जस्ट उनके हाथ में है कि उनको कब परफॉर्म करवाना है इस शेयर को, कब नहीं। बट राइट नाउ जैसे कि कंडीशंस देख सकते हो आप, ग्लोबल जो कंडीशन है वो इस बात पे अभी फिलहाल हम डिपेंडेंट चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स अगर कट होते हैं तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर जो है वो उसको एक अच्छा बेनिफिट पुश मिलेगा। सो दैट्स वाई स्टॉक अभी थोड़ा सा वापस गिर गया है। एक बार ऊपर लेवल के टेस्ट किया था एंड वापस अभी मार्केट क्रैश हो रहा है, तो उस वजह से मार्केट में करेक्शन की वजह से स्टॉक भी थोड़ा करेक्ट हो रहा है। तो अगर सेक्टर की बात करें कि आगे आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ है कि नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये बैंकिंग का स्टॉक है। यूएस के अगर मैं यहाँ पे मैंने लिखा है पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वर्सेस यूएस, ओके, अब आपको दिख रहा होगा पर कैपिटा इनकम इंडिया वर्सेस यूएस। तो यहाँ पे $65,000 है यूएसए का पर कैपिटा इनकम, और वहां पे उसके कंपैरिजन में इंडिया का सिर्फ और सिर्फ है $2,100। तो देर इज अज गैप बिटवीन यूएस एंड इंडिया। इंडिया उस राह पे है, उसको यूएस बनना है, डेवलप इकोनॉमी बनना है, वो हमारी ग्रोथ स्टोरी वो जारी रहेगी। तो ग्रोथ स्टोरी में जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो होता है बैंकिंग सेक्टर का, बिकॉज जैसे जैसे इंसान की आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे इंसान ज्यादा कमाता है, राइट? तो इंसान ज्यादा कमाता है, ज्यादा चीजें खरीदता है। हम इंडियन स्पेंड करने में काफी ज्यादा आगे, एंड हम जितना कमाते हैं उससे काफी ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं, राइट? तो अब काफी ज्यादा स्पेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोन लेते हैं। लाइक क्रेडिट कार्ड है, आजकल क्रेडिट कार्ड बहुत चल रहा है। छोटी से छोटी चीज के लिए आपको लोन मिल सकता है, पर्सनल लोन है, वेरियस काइंड ऑफ लोन्स है, क्रेडिट कार्ड के बिल्स है, डेबिट कार्ड के ऊपर ऑफर्स है, फलाना ढिमका, मतलब हर एक चीज में आपको बैंकिंग का यूज तो होना ही होना है, चाहे कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर जो पैसा कमाता है वो ट्रांजेक्शन फीस से कमाता है, कुछ दूसरी फीस होती है जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह होती है, उससे ये सेक्टर पैसा कमाता है, इंटरेस्ट से पैसा कमाता है, उनकी इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाता है, राइट? तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर का जो फ्यूचर है उसमें तो नो डाउट वो ग्रोइंग सेक्टर है।
तो वहाँ पे सेक्टर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स भी जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किए, तो फंडामेंटल्स भी वेरी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस है, सिर्फ दिक्कत वो है कि स्टॉक प्राइस नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो मैं यहाँ पे वापस डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बार बार इस रिसेंट टाइम में 3 बार यहाँ पे ये अपर लेवल टेस्ट कर चुका है, 1 2, एंड यहाँ पे थर्ड टाइम इसने अटेम्प्ट किया था ऊपर के लेवल को ब्रेक करने का। तो जब तक ये जो लेवल है 1786 से लेके 1800 का लेवल, आप मान सकते हो 1800 का लेवल ब्रेक होता है अगर अच्छे खासे बुलिश मोमेंटम के साथ, तो यहाँ पे स्टॉक परफॉर्म करना शुरू कर सकता है। अब कंसोलिडेशन में कितने टाइम रहेगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा बड़े प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हम रिटेलर्स मिलके भी अगर पूरी बाइंग करेंगे एचडीएफसी बैंक में, तो भी इसके स्टॉक को काफी ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा पाएंगे, राइट। तो इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके होल्डिंग में है ये स्टॉक। तो अगर आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं और, तो वो आपके ऊपर है। बट यहाँ पे डिटेल एनालिसिस मैंने करके बता दी उस सेक्टर के बारे में, कंपनी के बारे में, कि यहाँ पे बिजनेस में कोई फॉल्ट नहीं है, सेक्टर के ग्रोथ में कोई फॉल्ट नहीं है, सभी चीजें अच्छा चल रही है, प्रॉफिट डबल हो गया है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर सेल्स है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम एक है कि शेयर प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो शेयर प्राइस परफॉर्म कब करता है? जब बड़े प्लेयर्स उसके अंदर और ज्यादा एंट्री लेंगे। तो जिन जो होल्डिंग पड़ी है उनके पास वो तो है ही, बट जब वो इंटरेस्ट अपना दिखाएंगे, थोड़ा बहुत बाइंग करेंगे, तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो ये था एक एचडीएफसी बैंक के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी हो, मेरी अप्रोच अच्छी लगी हो, आपको सबको एक एजुकेशन देने की, किस प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी स्टॉक को, आपकी होल्डिंग को, एंड उसके फ्यूचर को, तो यहाँ पे मेरे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और भी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।